बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 मार्च और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, क्या मुल्क में इमरजेंसी लगने जा रही है? बहुत बड़ी खबर है ये और इसकी चमगोइयां हो रही हैं इस्लामाबाद और उसके सहाफ़ती हलकों में। यही सवाल पूछा है मोहम्मद मालिक साहब ने अपने शो में, और सवाल पूछा है पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वजीर दिफा से। लेकिन इनकी हालत देखें कितनी पतली है कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर वजीर दिफा आगे से क्या कहता है, सुनिए। खान साहब, यहाँ इस्लामाबाद में बातें चल रही कि शायद कुछ इलाकों में सिक्योरिटी इमरजेंसी अनाउंस हो जाए। क्या ऐसी कुछ चीज डिस्कस हुई है? मालिक मालिक मुझे पता नहीं है बिल्कुल। मैं माई अपोलॉजीज कि मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मैंने आपको बता रहे हैं तो दिस कुड बी एन ऑप्शन, कोई सवाल यह था कि क्या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एमरजेंसी लगने जा रही है, तो उनका जवाब आगे से यह है कि मुझे नहीं पता लेकिन लग भी सकती है। मतलब उनमें हौसला नहीं है इस चीज़ का जवाब देने का। जो इस्लामाबाद के सफारती हलके हैं वहाँ पर यह बात डिस्कस हो रही है कि शायद अब शहबाज शरीफ से दिल भर गया है और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बाकायदा तौर पर हुकूमत करना चाहते हैं, इसलिए एमरजेंसी लगाकर शायद पूरे का पूरा कब्जा कर लिया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका किसी ने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। इस खबर को हम अभी एक अफवाह ही कहेंगे या एक सहाफ़ती सरगोशी कहेंगे जो मोहम्मद मालिक साहब ने अपने शो में की, और बिल्कुल दुरुस्त की, क्योंकि जो खबर वो पूछ रहे हैं वो हम तक भी पहुंची है और उन्होंने दुरुस्त सवाल किया है। लेकिन आगे से ख्वाजा आसिफ का जो जवाब था वो जाहिर है उनके लिए अपने लिए तो हजीमत है ही, जो कोई नई बात नहीं है। वो अपनी ज़ात के लिए तो रोज़ ही हजीमत का बायस है, बल्कि मेरा ख्याल है जब से दुनिया में आए हैं तभी से अपने लिए रोज़ माजरत के साथ कोई ना कोई हजीमत का समा वो खड़ा करते हैं। लेकिन ये जवाब एक मुल्क के झूठे ही सही, वो डिफेंस मिनिस्टर तो हैं, उनकी तरफ से ये जवाब कि मुझे नहीं पता कि इमरजेंसी लग रही है कि नहीं, लेकिन लग भी सकती है जो हालात हैं। इससे आप खुद सोच लीजिए कि ये लोग कितने मैं यही कहूँगा कि पानी के ऊपर खड़े हैं। इनको पता भी है क्या होने जा रहा है, लेकिन इनके अंदर हौसला नहीं है कि उसका बता सके आवाम को। तो अभी जो सहाफ़ती सरगोशियाँ हैं, जिसे उर्फ़ आम में आप अफवाह भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मुरवजा अफवाहें इसलिए कि जो थोड़ा सा इल्म रखने वाले लोग हैं वो इन सरगोशियों का हिस्सा हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तो इमरजेंसी के बारे में सोचा जा रहा है, और दूसरा बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान और केपी के अंदर ऑपरेशन करने पर सोचा जा रहा है। और सोच ये है कि अगर वहाँ पर बहुत बड़ी शहादतें या कुर्बानियाँ भी देनी पड़ें तो हम जाएंगे और ये ऑपरेशन करेंगे। ये बातचीत हो रही है, ये सरगोशियों में सुना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो बलूचिस्तान के लिए भी और खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी प्लान किया जा रहा है। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल होगी अगर पूरी कौम को ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई इतना बड़ा फैसला किया जाता है, स्पेशली जब पूरी कौम ने 90% ने अपना वोट इमरान खान को दिया और उस इमरान खान के नाम पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने लाल लकीर फेरी और उन्हें ज़बरदस्ती अपनी कैद में अडयाला जेल में रखा हुआ है जब तक वो बाहर नहीं निकलते या ये सारी बात उनके सामने नहीं रखी जाती और हकीकी अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम की जो मर्जी है, अवाम की जो मंशा है, उसको इसमें शामिल नहीं करते और पूरी कौम का रिजॉल्व इसके पीछे नहीं होता, तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं हो सकेगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए उसमें ज़्यादा खराबी का बायस वो बनेगा, ज़्यादा खराबी जो है वो हम हासिल करेंगे। अब मेरी इस बात को फिर मुल्क दुश्मनी कहा जाएगा, जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने एक और टीवी प्रोग्राम में, जो सरकारी हाजन साहबा हैं उनके टेलीविजन प्रोग्राम में ये कहा कि इमरान खान जो है वो दहशतगर्दी की जंग में कौम के साथ नहीं खड़े, फौज के साथ नहीं खड़े, क्योंकि उन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की। मजम्मत कब करें, किसके थ्रू करें, क्योंकि मुलाकात तो आप किसी के साथ भी उनकी होने नहीं दे रहे। दहशतगर्दी की मजम्मत हर इंसान करता है, लेकिन फिर जो पॉलिसीज ओवरऑल हम बनाते हैं क्या उनको हमने रिव्यू नहीं करना? क्या दहशतगर्दी की स्टैंप लेके आप किसी भी तरफ चढ़ दौड़ेंगे और कुछ भी कर डालेंगे? ऐसा तो ब्लैंकेट आपको इम्यूनिटी और ब्लैंकेट राइट्स आपको तो नहीं मिल सकते ना। इसके लिए बातचीत होगी, आवाम फैसला करेगी, और जिनको आवाम ने वोट किया है वो आवाम की मंशा के मुताबिक अपनी जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने, पूरी कौम के सामने रखेंगे। लेकिन ये जो चमगोइयाँ हो रही हैं ये बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी तरफ अभी हमने जो, क्योंकि हमने तो उस खबर को बहुत छोटा और बहुत ही मुख्तसर दिया था क्योंकि बेटियों का मामला है, बेटियां किसी की भी हों, हम ये समझते हैं कि माएँ बहनें बेटियां साझी होती हैं। जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टेटमेंट हमारी अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए है, ये हमारे सियासी मुखालफिन की माओ बहनों बेटियों के लिए भी फिर हमारी यही स्टेटमेंट होगी, वरना फिर नून लीग में और पाकिस्तान के जाली लिबरल्स में और हम में क्या फ़र्क होगा। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर साहब की बेटियों का जब पासपोर्ट का मामला सामने आया तो हमने बहुत ही
आप ये कहें कि मुख्तसर खबर सामने रखी, ये समझते हुए कि बेटियां साझी हैं। लेकिन अब हम जो सोशल मीडिया के ऊपर उसके हालात देख रहे हैं, उस खबर के जिस तरीके से सभी लोग उसके ऊपर गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, हमें वो खबर दोबारा शामिल करनी पड़ रही है। और वो खबर आपको पहले भी हमने दी थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब की दोनों बेटियां, ये रिपोर्टेडली हम इसलिए कहेंगे कि फैक्ट फोकस ने ये रिपोर्ट जो है, अहमद दुरानी साहब का ये प्लेटफॉर्म है, उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिक की है। इससे पहले जनरल बाजवा की करप्शन पर भी वो रिपोर्टेडली ये रिपोर्ट पब्लिक कर चुके हैं, जो लिख चुके हैं। 12 अरब के करीब के असासे थे जिनका जवाब आज तक जनरल बाजवा नहीं दे सके। अब उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की पूरी फैमिली का मामला सामने रखा है और यह बताया है कि उनकी दो बेटियां, एक का नाम सुंदस है और दूसरी का गालिबन खतीजा, दोनों शादीशुदा है, माशाल्लाह अपने घर में हैं। उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स इशू हुए हैं। पासपोर्ट के ऊपर अगर तारीख देखें तो 7 दिसंबर 2022, जी हाँ, ये जहन में रखिए कि उससे चंद दिन पहले ही उनके वालिद मोहतरम जो है वो आर्मी चीफ बने। जी हाँ, आर्मी चीफ वो नवंबर के महीने में जाकर बने और अक्टूबर नवंबर, और 7 दिसंबर को दोनों बेटियों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स जो हैं वो जारी किए गए, सफारती पासपोर्ट जारी किए गए। जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं बता दूं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अब ऐसा तो नहीं है कि वो यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है या अमेरिका का है। उसके बावजूद कई मुल्कों में आपको वीजा चाहिए होता है, लेकिन फिर बहुत सारे मुल्क हैं जिनमें वीजा नहीं चाहिए होता। गालिबन थोड़ी देर पहले तक, शायद अभी भी हो, चेक कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया, जो यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया है, उसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर आप बगैर वीजा के इंटर हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया में दाखिल होने का मतलब क्या है कि आप पूरे यूरोप में जाहिर है उसके बाद घूम फिर सकते हैं, क्योंकि अंदर तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे और भी मुल्क हैं दुनिया में जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिनके पास हो, वो इन मुल्कों के अंदर बगैर वीजा के जा सकते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं इमरान खान साहब की कैबिनेट का मेंबर था तो मुझे भी बताया गया था कि मैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ले सकता हूं। मैंने पहले सोचा भी, फिर मैंने इसी फैसले पर मैं पहुंचा कि आज मैं कैबिनेट मेंबर हूं और आज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लूंगा, कल नहीं होगा तो फिर तकलीफ होगी। तो हमेशा वही चीज़ हासिल करनी चाहिए जो आपके पास रह सके, बाद में जब चली जानी है तो उसका फ़ायदा क्या है। तो मैंने हालांकि मुझे अभी भी याद है, पासपोर्ट मुझे रिन्यू करवाना था। फैसला था कि मुझे अपना ऑर्डनरी पासपोर्ट जो आम शहरियों को मिलता है उसे रिन्यू करवाना है या डिप्लोमेटिक लेना है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पासपोर्ट ऑफिस गया भी था, लेकिन आखिरी लम्हे मैंने फैसला किया कि मैंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं लेना और मैंने ऑर्डनरी पासपोर्ट लेना है, जो मैंने लिया। लेकिन उसके बाद जनरल साहब के अहकामात पर हमारा वो जो आम आदमी का पासपोर्ट है, मेरे पास एक ही पासपोर्ट है पाकिस्तान का और किसी मुल्क का पासपोर्ट नहीं है, तो वो जो मेरे पास एक ही पासपोर्ट है उसको भी जनरल साहब ने फिर कैंसिल करवा दिया, उस पासपोर्ट को ख़त्म करवा दिया और हमारे पासपोर्ट ख़त्म हो गए। जिस वक्त हमारे पासपोर्ट ख़त्म हो रहे थे, मेरे साबिर शाकिर साहब के, मोहित पीरजादा साहब के और बहुत सारे लोगों के, एन उस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब की दोनों साहबजादियाँ जो हमारी भी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो जारी हो रहे थे। अब ये खुला तजाद है। हाफिज साहब क्योंकि कुरान के हाफिज है, अक्सर कुरान करीम की आयात पढ़ते भी हैं और उनका तर्जुमा भी बताते हैं। तो ये जो डिफरेंट किस्म का सलूक है, बहुत सारे लोगों की बहन बेटियों के पासपोर्ट ब्लॉक हैं, वो सफ़र नहीं कर सकती, वो भी हमारी बहन बेटियां ही हैं, आसिम साहब की बच्चियां भी। तो अब सवाल ये है कि ये बहन बेटियों में जो तफरीक हो रही है कि दूसरों के नाम ECL पर, दूसरों के पासपोर्ट कैंसिल और अपने बच्चों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, इस पर अब पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है और इस पर सख्त किस्म के तज्जियात हो रहे हैं। मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि माओ बहनों बेटियों का जो इमरान खान ने हमेशा तलकीन की है, उनका एहतराम को मलूज़ खातर रखें। हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे ये कहेंगे कि गिल साहब हमारी माओ बहनों बेटियों का एहतराम नहीं रखा गया, तो आप किस मुंह से हमें कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे साथ ये किया हम उनका एहतराम रखें। यही आप में और उनमें फ़र्क होना चाहिए। यही वो मोमेंट होता है जहाँ पर आपने अपनी परवरिश, अपनी क्लास और अपने एथिक्स और मोरालिटी दिखानी होती है। उन्होंने क्या किया, आप तनकीद ज़रूर कीजिए, मैं उस पर रोक नहीं रहा, मैं खुद भी कर रहा हूँ कि बिल्कुल उनका हक नहीं है, क्योंकि ये हम आपके सामने एक डॉक्यूमेंट भी रख रहे हैं, तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो जो शख्सियत है उसको मिल सकता है या उसकी स्पाउस को मिल सकता है, लेकिन ये बच्चे और वो भी शादीशुदा बच्चे, आप एक पासपोर्ट के ऊपर तो देखें तो उनकी जो बेटी है उनके शौहर का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ऐसे बच्चों को जो इंडिपेंडेंट हैं, कहीं और रह रहे हैं, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलवाना यकीनी तौर पर ये एक गैर कानूनी काम है, यकीनी तौर पर एक बेज़ाब्तगी है। और लेकिन अब कौन पूछने वाला है वहां पर, तो हमारे पास कुल ही ताकत है, हम ज़मीनी खुदा है, हमें कौन पूछ सकता है। उसके साथ साथ जो फैक्ट फोकस है उसने इनके मामू बाबर साहब के ऊपर भी बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, कैसे उन्होंने DGFIA लगाया, कौन सा DIG लगवाया, कौन सा डायरेक्टर लगवाया और किस तरीके से पूरे इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी जो है वो बाबर साहब जो इनके मामू लगते हैं जनरल साहब के, उनके पीछे पीछे फिरती है कि किसी तरीके से वो हमारी अपॉइंटमेंट करवा दें। बहुत ही गर्म कहानी है, ये स्टोरी है फैक्ट फोकस की, बोल्ड है, दिलेर काम किया है अहमद नूरानी ने, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले वो एक दफ़ा जनरल बाजवा के बारे में छाप चुके हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं क्विकली। अगली खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने यह फैसला किया कि हिंदुस्तान के साथ हमने तजारत करनी है। जी हां,
आपको याद होगा कि जब हिंदुस्तान ने कश्मीर, जो कि अब हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, हमारा आईएसपीआर कहता है अपनी वीडियोस के अंदर, इससे पहले हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते थे, उसका जब से स्टेटस चेंज किया था हिंदुस्तान ने और उसके ऊपर पूरा कब्जा किया था, तो हमने ये ऐलान किया था कि जब तक हिंदुस्तान अपने पुराने जो स्टेटस था उस पर कश्मीर को बहाल नहीं करते और ये ज़्यादतियाँ बंद नहीं करते। इमरान खान का ऐलान था कि हम कोई तजारत नहीं करेंगे। नून लीग आई और इसहाक डार ने कहा कि हम तजारत शायद करें। और अब आपको पता है कि फसाड तो यही है कि नून की गवर्नमेंट है, लेकिन आपको पता है कि इसमें तमाम जो शॉट्स हैं वो आसिम मुनीर साहब ही कॉल करते हैं। अब इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और ये खबर कौमी असम्बली के अंदर एक सवाल पूछा गया जिसके जवाब में इन राइटिंग, जी हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कौमी असम्बली में हुकूमत ने लिखकर जवाब जमा करवाया है। और वो जवाब ये है कि अभी तक हमने 2024 के मार्च से, जी हाँ, फरवरी में गवर्नमेंट आई थी नून की, ये फरवरी के बाद मार्च 2024 से लेके जनवरी 2025 तक हमने 50,000 टन चीनी जो है वो हिंदुस्तान से मंगवाई है। हिंदुस्तान ने हमें एक्सपोर्ट की है और हमने उसे इंपोर्ट किया है। मतलब कि जनरल साहब जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ कारोबार कर रहे हैं। शायद यही वजूहत हैं कि हम, हिंदुस्तान एक तरफ तो चीनी भेजता है, हमारा मुंह मीठा करता है, और दूसरी तरफ गार्डियन हमें बताता है कि 20 और जो कि अब 5-6 और लोग उसमें ऐड कर लीजिए, शायद 7-8, तो अब तो वो नंबर 30 के करीब पहुंचने वाला है जिनको पाकिस्तान में आके हिंदुस्तान कत्ल कर चुका है। लेकिन ना ही हम कौम को चीनी के बारे में बता रहे हैं और ना ही हम कौम को गार्डियन की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, ना हिंदुस्तान को उधर कोई सख्त जवाब दे रहे हैं और ना ही कौम को एतमाद में ले रहे हैं कि हमने बिजनेस क्यों शुरू किया। मतलब कि खुद हम चीनी खा रहे हैं, कौम को हम चूना लगा रहे हैं। ये वो काम है जो आज सरफेस हुआ है और कौमी असम्बली के अंदर पूछे गए सवाल के जवाब में ये पता चला है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन है, जिसके अंदर पीटीआई भी है, महमूद अचकज़ई हैं और दूसरी अपोजिशन की जमातें हैं, उन्होंने रात गए ये फैसला किया कि तमाम अपोजिशन की ये जमातें जो हैं वो, ये जो नेशनल सिक्योरिटी की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो पूरी पार्लियामेंट तो नहीं, उसमें मखसूस लोगों को बुलाया जा रहा था, उसमें ये शामिल नहीं होंगे। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मीडिया के ऊपर ये इंफॉर्मेशन आई थी, एक कमेटी नोटिफाई होकर आई थी जिसमें गालिबन 13 के करीब नाम थे या 11 थे जो मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स थे, जो इस कमेटी में शायद जिन्होंने जाना था या जाने के लिए वो खत लिखा गया था आमिर डोगर साहब की तरफ से। लेकिन बाद में फिर महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से ये ऐलान फरमाया गया, या वो जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है उनके प्लेटफॉर्म से जब ये ऐलान फरमाया गया कि कोई भी, जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई जाए, कोई भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जाएगा। अब देखते हैं हुकूमत जो है ये मुलाकात करवाती है या नहीं करवाती। अगर होश के नाखून लेने हों तो मुलाकात करवानी चाहिए ताकि पूरी कौम को ऑन बोर्ड करके ये सारे जो प्रोसेस हैं इनको कंप्लीट किया जाए। मैं पहले जो पहली खबर थी ख्वाजा आसिफ से रिलेटेड, उसमें भी यही बात कह चुका हूं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका में बहुत ही गर्म खबर है। अब एक फ्रांस के एक मेंबर पार्लियामेंट ने यह बयान दिया कि हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो लोग तो अमेरिका को जानते हैं, गए हैं, विजिट किया है, उनको तो पता है कि न्यूयॉर्क के पास समंदर के किनारे में एक छोटे से आइलैंड पर, समंदर के अंदर, न्यूयॉर्क के बिल्कुल बाहर, एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो गालिबन 1886 में, जी हाँ 1886 में, 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दिया था और गालिबन अक्टूबर के महीने की 28 तारीख को उसकी रोनमाई हुई थी, उसकी इनॉग्रेशन की गई थी। और तब से पूरी दुनिया के सयाह जो भी अमेरिका आता है और खुसूसन न्यूयॉर्क आता है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जरूर देखता है। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ की अलामत समझा जाता है। अब सदर ट्रंप जिस तरीके की पॉलिसीज ले रहे हैं बकौल फ्रेंच मेंबर पार्लियामेंट, तो उन्होंने कहा है कि वो जो हमने गिफ्ट दिया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो हमें वापस लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंच मेंबर पार्लियामेंटेरियन को शायद ये नहीं पता होगा कि आगे से जवाब कैसा आएगा। ये जरा सुनिए व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने उस पर जवाब क्या दिया। So is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. सुन लिया आपने, जब ये कहा गया कि फ्रेंच कह रहे हैं कि हमने वापस लेना है, तो उन्होंने कहा वापस तो हम नहीं देंगे, फ्रांस शुक्र मनाए हमारी वजह से आज सारे फ्रेंच जर्मन नहीं बोल रहे। मतलब कि अगर हम साथ ना होते तो जर्मन जो है वो फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लेते और आज जर्मनी के अंडर फ्रांस होता। बहुत ही मैं ये कहूँगा कि तुर्श बात आगे से की है, बल्कि कड़वी बात की है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसे मिनिमम डिसरिस्पेक्टफुल तो कहा जाएगा। मामला जो है यहाँ भी तेज़ी से गर्म हो रहे हैं बिटवीन यूएस एंड यूरोप। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सारे मामले में क्या होता है। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो राणा सनाउल्लाह का बयान है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मुलव्वस होने का
उनको शवाहिद मिले हैं, कुछ फंडिंग भी फ्राहम कर रहे हैं और कार्रवाइयों में मदद भी फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन यहां वो रुके नहीं, आगे चले और उन्होंने कहा पाकिस्तान में भी एक सियासी जमात है, एक मखसूस सियासी जमात, ज़ाहिर है इशारा पीटीआई की तरफ है, जो इस सारे मामले में हेल्प कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। मतलब कि राणा सनाउल्लाह को हमेशा तकलीफ रहती है कि मुझ पर उस वक्त की फौज ने क्योंकि वो एएनएफ फौज के अंडर था, जाली मंशियात का केस डाला था और इस पर वो बड़ा एतराज करते हैं, लेकिन उसी मुंह के साथ जिसके साथ वो एतराज करते हैं, उसी मुंह के साथ बार बार झूठा इल्जाम लगा देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रॉ के साथ काम करने का। मतलब इन लोगों को अपने बारे में बहुत सेंसिटिव है कि मुझ पर गलत केस बन गया, गलत इल्जाम लगा दिया, लेकिन खुद वही काम बड़ी ढिठाई से करते हैं और कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। तो अब एक तरफ रॉ का चलें, एक तरफ आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ गार्डियन की स्टोरी पर आप खामोश हैं, तीसरी तरफ आपने चलें हल्का फुल्का बयान दिया, हल्की फुल्की मौसीकी पर कुछ तो आपने किया। अच्छा जी, अगली खबर आमिर इलियास राणा, जी हां, नून लीग के बहुत ही करीब सहाफ़ी समझे जाते हैं। पिछले दिनों शदीद तबीयत भी ख़राब रही, मैं देख पाता था टेलीविज़न पर कि बोलने में उनको दुश्वारी हो रही थी, गालिबन कोई मसल पुल हुआ होगा या कोई मसला बना था, बोलते हुए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार थे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन बोलना उन्होंने वही जारी रखा हुआ है जो वो पहले बोलते थे माशाल्लाह। और वो बोलना ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बिल्कुल नून लीग के एक ऑफिस बेरर की तरह जो है वो हमले करते रहते हैं। अब उन्होंने नया बयान ठोका है और उन्होंने कहा है कि जनरल राहील शरीफ ने इमरान खान को लाने के लिए बाप पार्टी को इस्तेमाल किया था। जब आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जनरल राहील शरीफ 2016 में रिटायर्ड हो गए थे और बाप पार्टी जो है वो 2018 में बनाई गई थी, 2018 में रजिस्टर्ड कराई गई थी, मतलब कि वो जनरल बाजवा के ज़माने में की गई थी। अब क्योंकि आमिर इलियास राणा साहब तकरीबन नून लीग के ऑफिस बेरर हैं और वही जिम्मेदारियां अदा करते हैं, तो अब उनको शायद इजाज़त नहीं है जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करने की, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि अब डिजिटल ज़माना है, सारी तहकीक सामने आ जाती है, ऐसे इल्ज़ामात ज़्यादा देर जो है वो चल नहीं पाते या चल नहीं सकेंगे। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैरान कुन खबर है। पाकिस्तान को शायद नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज जो है वो पाकिस्तान को इससे पहले 2 ही मिले हैं, आप सबको पता है, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो नोबेल पीस प्राइज होगा ये अर्थ शेकिंग होगा। जी हां, पूरी दुनिया को ये बदल के रख देगा, क्योंकि पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने, आखिरकार आपको मुबारक हो, मैंने पहले आपको मुबारक नहीं दी, आखिरकार आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान ने एक वाकई ऐसा बेटा पैदा किया है जिसने पूरी दुनिया की साइंस को हैरान कर दिया है और एक ऐसी नई उन्होंने इन्वेंशन की है जिससे बनी नौ इंसानियत हमेशा के लिए बीमारियों से आजाद हो जाएगी। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आज के बाद किसी को कोई जानलेवा बीमारी नहीं होगी। अब पता नहीं इसके बाद इंसान वफात पाएंगे या नहीं, या जिंदगी भी दायमी होगी, हमेशा के लिए होगी। आज के बाद शायद दुनिया मरना बंद कर देगी। ये पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कल ही इस बात का इजहार किया है कि उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल लिया है जिसके बाद कोई शख्स भी अब बीमार नहीं होगा। तो अब आपने एक्सीडेंट से मरने से बचना है, बाकी सारे काम आप सबके मैं यही कहूंगा बड़े ही वर्सटाइल और हर दिल अजीज जो साइंटिस्ट हैं जेदा जी, उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है। ये जरा सुनिए जेदा जी क्या कह रहे हैं। दुनिया में सिर्फ वो करना है, दुनिया में कोई बंदा बीमार नहीं होगा और आप कभी बीमार नहीं होंगे। इसके बाद वही कहता है कि उसने कहा कि ड्रिंक योर फूड ईट योर वाटर। वाह, ड्रिंक योर फूड ईट योर वाटर। ईट योर वाटर, मसला पानी जब भी पीना है ना उसको इस तरह पीना जैसे आप खा रहे हैं, आहिस्ता, क्योंकि वो आपके मसाम में जाना चाहिए। अगर कुट कुट करके पी जाएंगे ना तो आपके सिस्टम पे लोड पड़ेगा, बाहर निकल जाएगा। तो सिप लें पानी के, इस तरह जैसे आप उसको खा रहे हैं, ठीक है। और फूड को आप इतना चो करें कि वो लिक्विड बन जाए। उससे आपने ड्रिंक करना है। मुंह अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया हुआ है कि आप अपने स्टमक पे बोझ ना डालें, उसको इतना ज्यादा ग्रिल करें, इतना ग्राइंड करें आप मुंह के अंदर कि वो लिक्विड हो जाए, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो उसके लिए मैंने $15,000 खर्च किए थे नुस्खे के लिए। आपने सुन लिया, तो आज के बाद आपने पानी खाना है और खाना पीना है। बड़ी मेहरबानी जेदा जी, कहीं आपने बाथरूम वाले मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि अगर आपने इन दोनों के डिफरेंट तरीके बता दिए हैं तो मैं बहुत ही माजरत से, अगर आप उसका भी कोई नया तरीका बता देंगे और कोई ऐसी सिचुएशन बताएंगे कि वो वाला काम ऐसे करना है, तो पूरी दुनिया को किस मुसीबत में आप डाल देंगे। अब मुझे नहीं पता कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लिखा जाएगा या इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा, मुझे नहीं पता क्या किया जाएगा, लेकिन जो उन्होंने खच मारी है वो यकीनन इंटरनेशनल लेवल की। और सोचें, ये वो फिलोसफर हैं, ये वो दानिश्वर हैं जिनको हमारे चौधरी निजामुद्दीन कंसल्ट भी करते हैं, और हमारी आवाम की एक बड़ी तादाद इन्हें बहुत मुदब्बर समझती है और पूरी ज़िंदगी इनके जो एनालिसिस थे उनसे शफायाब होते रहे हैं, मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। तो आज के बाद आपने खाना पीना है और पानी आपने चबाना है। अब अगली जो बात है जो मैंने आपको कहा कि उसके बाद जो उसका एंड रिजल्ट बाथरूम में, वो आपने क्या करना है उसका, ये जेदा जी ने अभी बताया नहीं, हमें इंतजार करना पड़ेगा। और आज के बाद आपको ये तो पता चली गया कि आप ये करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगा, इसके बाद कोई बीमारी दुनिया में हो ही नहीं सकेगी। तो एक और साइंटिस्ट थे पिछले दिनों, उन्होंने बताया था कि नाइट्रोजन से कैंसर का ऐसा इलाज चाइना से मरियम नवाज शरीफ ला रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कैंसर के हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं रहेगी। ये
अब आपने मेरी बात को सच नहीं यकीन कर लेना, ये भी एक बकवास थी, इसका भी हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह के लोग इनके बहुत करीब हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।